हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित कुबेर फ्रॉम द बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टर्म पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं टेस्टिस की, तो टेस्टिस जो है वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्लियर है? तो मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो क्या करेगा, उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि ये डायग्राम में हमको समझ में आ रहा है कि जो टेस्टिस जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखा हुआ होता है, या इसको बोल सकते हैं थैलीनुमा संरचना में रखा हुआ होता है। तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इसके अंदर ही टेस्टिस रखे होते हैं, जैसे ये दोनों टेस्टिस रखे हुए हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि टेस्टिस कितने होते हैं? पेयर में, यानी कि वन पेयर। टेस्टिस कितने होंगे? दो होंगे या एक पेयर होंगे। तो ये क्या होगा? टेस्टिस। क्लियर है? तो टेस्टिस जो वो कहाँ रखे हुए हैं? स्क्रोटम में रखे हुए हैं। जब उनकी डायमेंशन की बात करते हो तो उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? जब उसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो तकरीबन 2 से 3 विड्थ जिसको अपन बोलते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। तो वापस समझते हैं, टेस्टिस जो वो कहाँ रखे हुए हैं? स्क्रोटम में, यानी कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखे हुए हैं। इनकी जो लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ ये किसमें? पेयर में है। किसमें? पेयर में। एक चीज और, ये टेस्टिस जो है उनको अपन बोलते हैं ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। समझना, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर क्यों होता है? एक्चुअली ग्लैंड के बारे में तुमने सुना होगा। ग्लैंड जो होती है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा। ग्लैंड एक तरीके से एक मॉडिफिकेशन होता है एक तरीके से, जो किसी स्पेसिफिक सीक्रेशन के लिए काम करता है। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे एंजाइम वगैरह सीक्रेट करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन वगैरह सीक्रेट करती है। अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अपन सिर्फ इतना सीखेंगे कि ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। अब ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बोला क्यों, ये जानना जरूरी है। एक्चुअली टेस्टिस जो है वो सीक्रेट करता है मेल सेक्स हार्मोन। क्या सीक्रेट करता है? मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन, और उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो मेल सेक्स हार्मोन कहाँ बनता है? टेस्टिस के अंदर, इसीलिए इसको नाम दिया गया ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। क्लियर है? और इसका एक प्राइमरी फंक्शन और है, वो है तुम्हारा स्पर्म फॉर्मेशन। क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन। अब स्पर्म फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, ये दोनों ही इसके काम है। किसके? टेस्टिस के, ठीक है। अब टेस्टिस जो है वो अपन ने बताया कहाँ रखे हुए हैं? स्क्रोटम में, ठीक है। अब स्क्रोटम में टेस्टिस रखे हुए हैं। इस स्क्रोटम में एक मस्कुलर पार्टीशन होता है मसल्स का, या फिर मस्कुलर सेप्टम बोल सकते हैं, ठीक है। उसको मस्कुलर सेप्टम बोल सकते हैं। वो इस टेस्टिस को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। इसको बोलेंगे स्क्रोटल सैक, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट स्क्रोटल सैक, ये हो गया तुम्हारा राइट स्क्रोटल सैक। किसके द्वारा? एक मसल्स के पर्दे के द्वारा या मस्कुलर सेप्टम के द्वारा, ठीक है। ये स्क्रोटम जो होता है वो डिवाइड होता है स्क्रोटल सैक में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और जो बेहद जरूरी है कि स्क्रोटम जो है वो मेल के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी को अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है, तो डायफ्राम के ऊपर वाला रीजन कहलाता है थोरैसिक कैविटी, या उसको हिंदी में बोलते हैं बक्ष गुहा, ठीक है। और उसके नीचे वाला रीजन कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा। तो एब्डोमिनल कैविटी में दोनों लेग्स के बीच में प्रेजेंट होता है स्क्रोटम, और उसके अंदर रखे हुए होते हैं टेस्टिस। क्लियर है? तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था इस बार, ठीक है, और कंपटीशन में भी कई बार पूछा जा चुका है कि टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी में अंदर रखने की बजाय बाहर स्क्रोटम में क्यों रखा गया है? तो उसका रीजन ये होता है, एक्चुअली टेस्टिस, मैं मिटा देता हूं थोड़ा, एक्चुअली हमारी
बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और टेस्टिस को क्या काम करना है, स्पर्म फॉर्मेशन करना है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, इसको स्पर्म फॉर्मेशन करना है या स्पर्मेटोजेनेसिस करना है। और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, ठीक है। यानी कि बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए, इसीलिए उनको बाहर रखा गया है बॉडी कैविटी से, यानी कि स्क्रोटम के अंदर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट ये समझ लो कि स्क्रोटम के अंदर एक स्पेशल मसल होती है जिसको होता है डार्टोज मसल। क्या बोलते हैं, डार्टोज मसल। ये कवर होती है स्क्रोटम पर, ठीक है, यानी कि स्क्रोटम को कवर करती है डार्टोज मसल। ये मसल ही स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। कैसे, जैसे गर्मियों में टेम्परेचर क्या है ज़्यादा, तो स्क्रोटम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, डार्टोज मसल की वजह से क्या हो जाएगा, रिलैक्स, तो उसके अंदर का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि मेंटेन हो गया। सर्दियों में क्या होता है, स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, जिससे यानी कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉयज कई बार रियलाइज भी किया होगा बॉयज ने, तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्क्रोटम की वजह से ये स्क्रोटम के टेम्परेचर को मेंटेन करती है डार्टोज मसल, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए बेहद जरूरी है। क्लियर है। एक चीज और, टेस्टिस जो होते हैं वो जब एम्ब्रियोनिक पीरियड में बच्चे जब माँ के यूट्रस में होता है तो वो रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, स्क्रोटम में नहीं होते हैं। वो कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, ठीक है। वो एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी से 7वें महीने में, प्रेगनेंसी के 7वें महीने वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ, स्क्रोटम के अंदर। और जब ये ट्रांसफर हो जाते हैं तब इस ट्रांसफर होने के प्रोसेस को बोलते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस। क्या बोलते हैं, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस का स्क्रोटम में जाना, कब, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को अपन बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल, या बोल सकते हैं ये पाथ है जो कि एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है। तो 7वें महीने में टेस्टिस क्या होंगे, एब्डोमिनल कैविटी से इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और उसको अपन ने नाम दिया क्या, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। एक चीज और पहले इसको बता देता हूं, कई बार क्या होता है, कई केसेस में, बहुत ही रेयरली केस ऐसे होते हैं जब टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं जा पाते, या फिर वो सिर्फ एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं और उनका डिसेंट ऑफ टेस्टिस नहीं होता, यानी कि वो शिफ्ट नहीं हुए एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज्म। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, क्रिप्टोकिडिज्म। तो समझते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म वो कंडीशन हो गई जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में शिफ्ट नहीं हुए, ठीक है, तब उसको अपन ने क्या नाम दिया, क्रिप्टोकिडिज्म। एक चीज और, कई बार क्या होता है, वो जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से जाना तो था उनको कहाँ, स्क्रोटम में, नहीं गए तो क्या हो गया, क्रिप्टोकिडिज्म कंडीशन। गए तो नॉर्मल कंडीशन, यानी कि डिसेंट ऑफ टेस्टिस, नहीं गए तो क्रिप्टोकिडिज्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो जाने, यहाँ स्क्रोटम में जाने की बजाय कहीं और चले जाते हैं, तब उसको बोलते हैं एक्टोपिक टेस्टिस। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक टेस्टिस। तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन कि जब टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में शिफ्ट नहीं हो पाते, तब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म। तब क्या होता है, डॉक्टर सर्जरी के द्वारा इन टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से यहाँ पर लाया जाता है स्क्रोटम में, और उसको बोलते हैं ऑर्कियोपैक्सी। क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपैक्सी। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन ने देखा टेस्टिस के बारे में कुछ जनरल सी बात है। इसके बाद अगर हम टेस्टिस की हिस्टोलॉजी देखते हैं तो ये जो टेस्टिस है वो हमें कुछ ऐसा नजर आता है। आप समझते हैं इसमें क्या कुछ हमको सीखने को मिलेगा, तो इसको मिटा देते हैं। तो जो हमने टेस्टिस को एलिस
एलएस व्यू हमने जब टेस्टिस का देखा तो टेस्टिस के अंदर सबसे पहले हमें आउटर लेयर नजर आती है ट्यूनिका वैजिनालिस। देख पा रहे हो ये जो आउटर लेयर है वो कहलाती है हमारी ट्यूनिका वैजिनालिस। टोटल 3 लेयर होंगी और मिडिल लेयर जो है वो कहलाती है हमारी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और फाइनली जो इंटरनल लेयर है वो हमारी कहलाती है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो इस तरीके से हमने देखा कि टेस्टिस के अंदर टोटल 3 लेयर होती हैं, आउटर लेयर ट्यूनिका वैजिनालिस और मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और इंटरनल लेयर ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो फाइनली टेस्टिस को क्या करती है, लोब्स में डिवाइड करती है, या फिर कुछ पर्दे बनते हैं, वो पर्दे निकलकर क्या करते हैं, टेस्टिस को लोब्स में डिवाइड करते हैं। और हर टेस्टिस में ईच टेस्टिस है तकरीबन 200 से 250 लोब प्रेजेंट होते हैं। हर टेस्टिस में कितने लोब होंगे, 200 से 250 इस तरीके के लोब नजर आएंगे जो कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से बनते हैं। ये जो लोब है वो 200 से 250 होंगे हर टेस्टिस के अंदर, और हर लोब के अंदर होंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितनी, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है 1 से 3, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, टेस्टिस के अंदर 3 लेयर ट्यूनिका वैजिनालिस, मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इंटरनल लेयर ट्यूनिका वैस्कुलोसा। फिर एल्ब्यूजिनिया ने क्या किया, टेस्टिस को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उन कंपार्टमेंट के नंबर कितने हैं, 200 से 250। हर टेस्टिस के अंदर लगभग 200 से 250 क्या होते हैं, लोब प्रेजेंट होते हैं। और हर लोब के अंदर इस तरीके की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो कभी 2 या 3, तो एक अपन बोल सकते हैं 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। क्लियर है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहलाती है हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मैं साफ साफ लिख देता हूं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। अगर तुमसे कभी पूछ लिया जाए कि टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है, एक टेस्टिस के अंदर कई सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती हैं, या फिर उसको ऐसे समझ लो, एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 लोब और एक लोब के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है, तो इस तरीके से कई सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहलाती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें 2 टाइप की सेल देखने के लिए मिलती है। सबसे पहली सेल होती है जर्म सेल, या इनको बोलते हैं अपन क्या, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये वही सेल है जो करेंगी क्या, स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर है, क्या करेंगी, स्पर्म फॉर्मेशन। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सबसे पहली मेन सेल कौन सी, जर्म सेल, या फिर इनको हमने नाम दिया स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी। क्लियर है, इसके बाद दूसरी सेल होती है हमारी सर्टोली सेल। ये एक टाइप की सपोर्टिंग सेल होती हैं, और ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन या फिर एक्सक्रीशन और सपोर्ट देने का काम करती हैं, किसको, स्पर्म को। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑल इंडिया पीएमटी में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, और ये कहां पर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर 2 टाइप की सेल थी, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म फॉर्मेशन कर रही थी, प्लस सर्टोली सेल्स जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन वगैरह देने का, सपोर्ट देने का काम कर रही थी। ठीक है, और इसके अलावा ये जो स्पेस है, ये इसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहां पर जो सेल प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल, या फिर इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। समझना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट सेल कौन सी, इंटरस्टिशियल सेल, या उन्हीं का ही दूसरा नाम है क्या, लीडिंग सेल। और ये बनाती है क्या, टेस्टोस्टेरोन।
क्या बनाती हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑल इंडिया टीएनटी में। क्लियर है? तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन स्पर्म को न्यूट्रिशन देना प्लस एक्सक्रीट करना या फिर वेस्ट को रिमूव करना, सपोर्ट करना। ठीक है? और लीडिंग सेल्स में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थे। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं आपस में मिलकर ये 2 ट्यूब्यूल या 3 ट्यूब्यूल, 1 से 3 सेमिफेरस ट्यूब्यूल मिलकर एक नेटवर्क बनाती है ट्यूब्यूल्स का, और इस नेटवर्क को बोलते हैं रेटिटेस्टिस। मैं मिटाकर लिख देता हूं। इस नेटवर्क को बोलेंगे क्या? रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस, अब समझना, यहां पर स्पर्म बने सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। कौन सी सेल? स्पर्मेटोगोनिया ने बनाया। ठीक है? अब वो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म बनने के बाद कहां जाएगा? रेटिटेस्टिस में। और रेटिटेस्टिस के बाद यहां पर कुछ 10 से 12 कुछ डक्ट होती हैं, इनको बोलते हैं हम वासा एफरेंसिया। क्या बोलते हैं? वासा एफरेंसिया। ठीक है? यानी कि जो रेटिटेस्टिस में कई सारी ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क था, वो फाइनली 10 या 12 ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो गई, और जिनको अपन ने नाम दिया वासा एफरेंसिया। ठीक है? और वासा एफरेंसिया के बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा कहलाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है तुम्हारा एपिडिडाइमिस। क्या कहलाता है? एपिडिडाइमिस। ये पूरा स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस। ठीक है? इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? सेमिफेरस ट्यूब्यूल ने क्या किया? कई सारी ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बनाया, उसको पहले नाम दिया रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस में काफी सारी क्या थी? ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क। वो फाइनली 10 या 12 डक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको पहले नाम दिया वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया के बाद का जो पोर्शन है वो कहलाता है तुम्हारा एपिडिडाइमिस। क्या कहलाता है? ये एपिडिडाइमिस। ठीक है? और फाइनली ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ये तुम्हारा ये कहलाता है वास डिफरेंस, जो स्पर्म को ले जाने का काम करेगा। क्लियर है? वास डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस के बाद तुम्हारा ये पोर्शन क्या कहलाता है? डक्ट। ये जो स्पर्म ले जाएगी वो कहलाएगी तुम्हारी क्या? वास डिफरेंस। अब ऐसे समझो, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि स्पर्म का पाथ, जैसे कि नीट 2016 के अंदर पूछा गया था, तो सबसे पहले क्या? सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बने, फाइनली वो कहां गए? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से वासा एफरेंसिया, और वासा एफरेंसिया से एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से क्या? वास डिफरेंस। क्लियर है? और वास डिफरेंस से वो जाएंगे एजैकुलेटरी डक्ट में, और वहां से यूरेथ्रा से यानी कि पेनिस से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? एक बार फिर समझ लो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है। ठीक है? और एडवांस लेवल का भी है। सेमिफेरस ट्यूब्यूल क्या करती हैं? कन्वर्ट हो जाती हैं ट्यूब्यूल्स में, और एक नेटवर्क बनाती है ट्यूब्यूल्स का, उसको बोलता है रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस फाइनली 10 या 12 ट्यूब्यूल्स का एक डक्ट बनाता है, उसको बोलते हैं अपन वासा एफरेंसिया। यहाँ 10 या 12 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोला वासा एफरेंसिया। और वासा एफरेंसिया के बाद वाला पोर्शन कहलाता है तुम्हारा एपिडिडाइमिस। और फाइनली जो ट्यूबुलर पार्ट है, जो नेटवर्क, जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, वो कहलाएगा तुम्हारा वास डिफरेंस। तो स्पर्म सबसे पहले सेमिफेरस ट्यूब्यूल, देन रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, और यहाँ वास डिफरेंस से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आज हमने टेस्टिस के बारे में काफी सारी बातों को डिस्कस किया, उसकी हिस्टोलॉजी को देखा, और स्पर्म का पाथ क्या होता है। ठीक है? तो इसके बाद के हम आगे की बातों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है।